So who will tell me how to solve this question? Okay, so who will tell me how to solve this question? कैसे हम इसको डील करें? ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों के सामने है. क्या है क्वेश्चन? लेट्स वर्क ऑन अ सिंपल एनएलपी प्रॉब्लम विद बेस थ्योरम. नाउ बेस थ्योरम आपको पता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनएलपी? कोई बताएगा मुझे एनएलपी का मतलब? जल्दी. तो हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करना है. एनएलपी का मतलब कोई बताएगा? एनएलपी, व्हाट डू यू मीन बाय एनएलपी? पता है तो यस, नहीं पता है तो नो बोल दो, सो दैट वी विल मूव अहेड. यस और नो फास्ट. अपने पास कम टाइम है, 4-5 ही दिन है. नो पता. ओके. एनएलपी इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. इट इज़ रिलेटेड टू योर कंप्यूटर साइंस. ओके. नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आप उसको गूगल कर सकते हो. इट इज़ अ वेरी गुड फील्ड, यू नो. और इसमें भी लोग बहुत अच्छा करियर करते हैं. ठीक. सो जो क्वेश्चन दिया है उसमें क्या दिया हुआ है? बाय यूजिंग एनएलपी आई कैन डिटेक्ट. देखो, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से आई कैन डिटेक्ट स्पैम ईमेल्स इन माई इनबॉक्स. ओके. तो वो एनएलपी का जो यूज़ करके वट एवर पर्सन इज देयर, वो अपने ईमेल में जो स्पैम मेल्स है वो डिटेक्ट कर सकते हैं. एज्यूम दैट द वर्ड ऑफर ऑकर्स इन 80% ऑफ द स्पैम मैसेजेस इन माई अकाउंट. ठीक है. देखो अभी, ध्यान देना. अभी ये जो स्पैम मेल की बात करें उसमें ऑफ़र वर्ड है ना. कभी कभी आप देखो, अपने मेल में चेक करो कि आप लोगों को रैंडम ईमेल आ जाता है और उस ईमेल में रहता है कि आप लोगों को 2 लाख रुपए का ऑफ़र दिया जा रहा है, 5 लाख रुपए का ऑफ़र दिया जा रहा है. यू नो, कोई फुकट में पैसा दे रहा है, $2 लाख दे रहा है. यू नो, $2 करोड़ दे रहा है. आई एम सेइंग इन डॉलर्स. $1 इज़ ऑलमोस्ट ₹75. ओके. तो 2 लाख डॉलर, $2 करोड़ दे रहा है. ठीक है. यूके से ऑफ़र आता है, यूएसए से आता है, और बहुत सारे लोग इसके ऊपर ध्यान देते हैं. एंड यू नो दे गेट फ्रॉड बाय दिस थिंग्स. तो ये मतलब स्पैम में जाने का रीज़न ये है कि ईमेल बताता है कि ठीक है, ईमेल का काम क्या है, किसी ने अगर आपको मेल किया है तो आपको डिलीवर करना उसका काम है. लेकिन वो उसका और एक काम है कि बताना है सेफ़ मेल कौन सा है, अनसेफ कौन सा है. तो जो स्पैम में दे आर नॉट सेफ मेल्स, राइट. तो बिकॉज ऑफ दैट वो स्पैम के मेल के फोल्डर में आप लोगों को ये ऐसे मेल्स मिलते हैं. और उस मेल्स में ये ऑफ़र वर्ड कितनी बार आता है, तो उन्होंने बोला है एज्यूम दैट द वर्ड ऑफर ऑकर्स इन 80% ऑफ द स्पैम मैसेजेस इन माई अकाउंट. ठीक है. जो स्पैम मैसेजेस है उनमें से 80% में ऑफ़र वर्ड दिखाई देता है. तो 20% में ऑफ़र वर्ड दिखाई नहीं देगा. ठीक है. तो देखो अभी मैं क्या लिख रहा हूँ. वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है. सीधा सॉल्यूशन पे आते हैं. प्रॉब्लम शेयर्ड इन व्हाट्सअप. ठीक है. व्हाट्सअप पे ये हमने शेयर कर दिया. चलो, क्या है ये? स्पैम मैसेजेस. ओके. स्पैम मैसेजेस है. ठीक है. स्पैम मैसेज में से 80% जगह पे आप लोगों को वर्ड मिलता है कौन सा? ऑफ़र. ठीक. तो 20% जगह पे नो वर्ड कौन सा? ऑफ़र वाला. ठीक है. उन्होंने क्लियरली बोला एज्यूम दैट द वर्ड ऑफ़र ऑकर्स इन 80% ऑफ द स्पैम मैसेजेस. एंड also let's assume offer occurs in 10% of my desired mails. देखो अभी जैसे स्पैम मेल्स है वैसे देर इज समथिंग कॉल्ड अ डिजायर्ड मेल्स. ठीक है. तो स्पैम और डिजायर्ड ये ईमेल्स ही है. डिजायर्ड मतलब जो हमें चाहिए. ठीक है. जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ओरिजिनल फ्लिपकार्ट, ओरिजिनल अमेजोन, ये लोग जो मेल्स भेजते हैं उनके मार्केटिंग के. ठीक है. या फिर आपका कोई ऑफिशियल मेल्स है, दिस ऑल कम्स अंडर डिजायर. तो इन्होंने क्या यूज़ किया है? ऑल्सो लेट्स एज्यूम ऑफर ऑकर्स इन 10% ऑफ माई डिजायर्ड ईमेल्स. अभी जितने भी डिजायर्ड ईमेल्स हैं उनमें 10% जगह पे कौन सा वर्ड मिलेगा? ऑफर वर्ड मिलेगा. तो ऑब्वियसली 90% डिजायर्ड ईमेल्स में ये वर्ड मिलने वाला नहीं है. नो ऑफर वर्ड. ठीक. आगे देखो. इफ़ 30% ऑफ द रिसीव्ड ईमेल्स आर कंसिडर एज अ स्कैम. जितने भी ईमेल्स आ रहे हैं उसमें से 30% स्कैम है, तो ऑटोमेटिकली 70% क्या रहेंगे? डिजायर्ड. ठीक है. तो वो क्या बोल रहे हैं? आई विल रिसीव अ न्यू मैसेज विच कंटेंस ऑफर. उनको एक मैसेज आएगा जिसमें ऑफर ये वर्ड रहेगा. व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ स्पैम. ठीक है. तो उसका क्या प्रोबेबिलिटी कि ये स्पैम रहेगा. मैंने अभी जो चार्ट बनाया समझा.
मैं अभी चार्ट्स को इजीली समझाता हूँ। ईमेल से उनको जो मेल्स आते हैं उसमें से 30% स्पैम है, तो ऑब्वियसली 70% क्या हो जाएंगे, डिजायर्ड हो जाएंगे। स्पैम में से 80% जो है वो ऑफर वर्ड यूज़ कर उसमें मिलता है, तो 20% में ऑफर वर्ड नहीं मिलेगा। डिज़ायर में से 10% में ऑफर वर्ड मिलता है, 90% में ऑफर वर्ड नहीं मिलेगा। अपने को जो डेटा दिया है, ये दिया, ये दिया है, ये दिया है, तो दूसरा हम ऑटोमेटिकली कंसिडर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इतना समझा होगा तो यस, नहीं समझा तो नो। I want fast replies because we have very less time. Already laptop gave the issue. Now I don't want to waste the time. ठीक, नाउ अभी हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक, तो ये परसेंट है, इसको आप 100 पकड़ के चलोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो बट मैं इसको इतना डीपली नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि अपना जो काम है वो इतना डीप नहीं है। अपना काम सिर्फ जो फाइंड आउट करना है उसी के ऊपर है, ठीक है। तो मैं क्या लिखता हूँ, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग स्पैम मेल्स, ठीक है, एंड बी द इवेंट of getting a word offer in a मेल के अंदर एक ऑफर वर्ड आना चाहिए। तो उन्होंने क्या पूछा है, देखो उन्होंने क्या पूछा है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, आई विल रिसीव अ न्यू मैसेज विच कंटेंस ऑफर। तो उनको कहना है कि उसमें ऑफर वर्ड रहेगा, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ स्पैम, ठीक है। उनको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफर वर्ड मिलेगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या है, वो स्पैम रहना चाहिए। तो पी ऑफ ए ऑब्लिक बी, पी द इवेंट ऑफ गेटिंग स्पैम मेल्स, तो वो स्पैम होना हो सकता है, इसका क्या प्रोबेबिलिटी, पी ऑफ ए ऑब्लिक बी, ठीक है। करते कोई इशू नहीं। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पी ऑफ ए ऑब्लिक बी रहेगा तो इसके उल्टा हो जाएगा, पी ऑफ बी ऑब्लिक ए, ठीक, इनटू पी ऑफ ए जो नीचे है वो, डिवाइडेड बाय, अभी नीचे कौन कौन आएगा, पी ऑफ, बोलो, बी ऑब्लिक ए इंटू पी ऑफ ए, ये भी आएगा, प्लस पी ऑफ ए ऑब्लिक, नहीं ये तो निकालना है, स्पैम हो गया ना, तो ये डिज़ायर्ड वाला भी रहना चाहिए उसके अंदर, तो ए को हमने स्पैम बोल दिया, तो ये पार्ट आएगा। दूसरा क्या आएगा, ऑफर वर्ड इन डिज़ायर्ड मेल्स, ये भी आना चाहिए, ठीक है। चलो, तो ये हो जाएगा आप लोगों का पी ऑफ बी ए, मतलब स्पैम मेल के अंदर ऑफर वर्ड आ गया। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कुछ, तो भी और एक चीज़ लिखनी पड़ेगी, दैट इज़ डिज़ायर्ड के लिए सी लिखता हूँ, एंड सी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग डिज़ायर्ड मेल्स। तो मैं इसको लिखता हूँ पी ऑफ गेटिंग ऑफर वर्ड इन डिज़ायर्ड मेल्स इनटू पी ऑफ सी, ठीक है। देखो अभी थोड़ा ध्यान देना, मैं हर एक टर्म को डिफाइन करता हूँ। पी ऑफ ए ऑब्लिक बी मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी, पी ऑफ ए ऑब्लिक बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग a spam mail which has offer word, ठीक है। हमें स्पैम मेल मिलना चाहिए जिसके अंदर क्या है, ऑफर वर्ड है। तो ये ऑफर वर्ड ऑलरेडी हो चुका है, फिर हमें फाइंड आउट करना है कि हाँ वो स्पैम मेल था, ठीक। अभी उसके उल्टा ये पी ऑफ बी ऑब्लिक ए होगा। पी ऑफ बी ऑब्लिक ए मतलब क्या, गेटिंग ऑफर वर्ड इन स्पैम मेल। तो स्पैम, हमें जो मेल आया वो स्पैम है, एंड उसमें हमें ऑफर वर्ड मिल रहा है, ठीक है। पी ऑफ ए मतलब सिंपली स्पैम मेल्स आने का चांसेस, पी ऑफ सी मतलब सिंपली डिजायर्ड मेल आने का चांसेस, ठीक है। और पी ऑफ बी ऑब्लिक सी मतलब क्या है, गेटिंग ऑफर वर्ड इन डिजायर्ड मेल, मतलब जो हमें डिजायर्ड मेल आया है उसके अंदर हमें
ऑफर वर्ड में। तो ये फर्स्ट है, फर्स्ट इवेंट हो चुका है, सेकंड ये वाला है। फर्स्ट स्पैम मेल आ गया, फिर सेकंड ऑफर। इसमें उल्टा है, इसमें क्या है पता है, आप लोगों को पहले ऑफर वर्ड आ गया और फिर सेकंड आपको ये ढूंढना है कि स्पैम मेल है क्या नहीं। ठीक है, तो अभी मुझे यहाँ पे अभी एक एक चीज़ बताना। पी ऑफ ए मतलब गेटिंग स्पैम मेल, हमें स्पैम मेल मिलने का चांसेस कितना, 30%, मतलब 0.3 हो जाएगा। पी ऑफ सी दैट इज़ गेटिंग डिजायर्ड मेल, कितना हो जाएगा, 70%, दैट इज़ 0.7 हो जाएगा। पी ऑफ ऑब्लिक बी बाय ए मतलब क्या, हमें जो स्पैम मेल मिला है, ठीक है, उसमें हमें ऑफर वर्ड आ रहा है, मतलब ये कितना हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा। ठीक है, गेटिंग ऑफर वर्ड। नेक्स्ट पी ऑफ बी ऑब्लिक सी मतलब हमें जो डिज़ायर्ड मेल आया उसके अंदर 0.1 10% क्या वर्ड ऑफर होते हैं, तो ये हो जाएगा 0.1। ठीक ना, अभी यहाँ पे मैं वैल्यूज़ डाल देता हूँ। चलो, पी ऑफ बी ऑब्लिक है मतलब कितना वैल्यू है उसका, 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 0.8 मल्टीप्लाइड बाय पी ऑफ गेटिंग स्पैम 0.3 डिवाइड बाय, ये सेम आ जाएगा 0.8 इंटू 0.3 प्लस नाउ गेटिंग पी ऑफ बी ऑब्लिक सी कितना है, 0.1, दैट इज गेटिंग ऑफर वर्ड इन डिजायर्ड मेल मल्टीप्लाइड बाय पी ऑफ सी जो कितना है 0.7। तो 0.8 इंटू 0.3 हो जाएगा 0.24, नीचे भी हो जाएगा 0.24 प्लस 0.1 इंटू 0.7 हो जाएगा 0.07। तो ये हो जाएगा 0.24 डिवाइडेड बाय 0.31, दोनों का ये हो जाएगा 24/31। इसको सॉल्व करो नहीं करो डजेंट मैटर, तो आपका ये क्या हो जाएगा, फाइनल ऑफर। ठीक, तो 24/31 इज योर आंसर। समझा होगा तो यस, नहीं समझा तो नो। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, फिर इसको कन्वर्ट करना है आपके कोडिंग लैंग्वेज में। ठीक है, तो ऑब्लिक भी आया मतलब ये हो चुका है, ए हमें आने वाले की प्रोबेबिलिटी है, ए यहाँ पे हो चुका है, बी आने वाली की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो ये जो नो वर्ड ऑफर एंड ये नो वर्ड ऑफर, इनका हमें फ़िलहाल कोई यूज़ नहीं है, बस ये हमें एक समझने के लिए। और ये जो हमने पढ़ा इसी को हम यूज़ करते हैं काउंटिंग में। ये एग्जांपल लेने के 3 रीजंस है, एक हमारा बेस थ्योरम का रिलेटेड प्रॉब्लम है, 2 ये हमारी काउंटिंग से भी रिलेटेड है, एंड 3 ये आप लोगों का कंप्यूटर साइंस का कोर पार्ट है, एनएलपी। ठीक है, तो इसी के साथ बेस थ्योरम को हम लगाते हैं फुल स्टॉप। प्रोबेबिलिटी चैप्टर मैंने ओवर हो चुका है ये बोल दिया था, लेकिन एक क्वेश्चन मुझे अच्छा मिला तो आई थॉट कि ये क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करो। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर काउंटिंग। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द काउंटिंग, आप लोगों को काउंटिंग के बारे में क्या पता है? जल्दी, आप लोगों को जो पता है वो मुझे पता। कुछ तो पता रहेगा हम लोगों को। काउंटिंग इज नथिंग बट द काउंट द नंबर्स। ठीक है, थोड़ा इसको हम थोड़ा एक एक्सटेंट तक लेके जाएंगे। चलो मैं लिखना स्टार्ट कर देता हूँ। काउंटिंग, व्हाट डू यू मीन बाय काउंटिंग? काउंट द नंबर की जगह पे काउंट द ऑब्जेक्ट्स कहेंगे, जो भी ऑब्जेक्ट्स है, लोग है, बेंचेस है, बैग्स है, ठीक है, बुक्स है, नोटबुक्स है, कप्स है, पेड़ है, कार्स है, ठीक है, देन एनिमल्स है, बर्ड्स है, जिनका भी आप काउंट कर सकते हो, एंड दिस काउंट कम्स इन द नंबर। ठीक है, और ये काउंट क्या होता है, नंबर, और इस नंबर को कोई यूनिट नहीं होता, नो यूनिट। मतलब जैसे कि अगर आप काउंटिंग करते हो लोगों का, उसका कोई यूनिट नहीं है। ठीक है, तो इसका कोई यूनिट होता नहीं। ये काउंटिंग ये मैथ्स का फंडामेंटल पार्ट है, मतलब बहुत बेसिक पार्ट है मैथ्स का। कैसा, ये फंडामेंटल पार्ट है, और ये मैथ्स का फंडामेंटल पार्ट होने के बावजूद, ठीक है, ये आप लोगों के कंप्यूटर साइंस के लिए बहुत यूज़फुल है। इट इज़ वेरी वेरी यूज़फुल इन
कंप्यूटर साइंस। ठीक, ये काउंटिंग का हेल्प कहाँ पे होता है, जो आपके प्रोबेबिलिटी होती है ना, प्रोबेबिलिटी, ठीक, प्रोबेबिलिटी के आउटकम्स में, मतलब जो आप लोगों ने पढ़ा होगा व्हाट इज़ आउटकम्स, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट के बाद जो भी एक्सपेक्टेड चीज़ें होती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, आउटकम्स, तो उनके काउंटिंग में आता है। ठीक है, तो इट इज़ काउंटिंग इज़ अ वेरी वास्ट पार्ट। ठीक, और सबसे इंपॉर्टेंट, ये काउंटिंग कभी भी कंटिन्यूस होता है, इट इज डिस्क्रीट। कैसे होता है, डिस्क्रीट वैल्यूज होता है। ठीक है, तो डिस्क्रीट मतलब 1 2 3 4 ऐसे वैल्यूज है। ठीक, तो ये काउंटिंग है। अभी यहाँ पे हम जो स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पॉसिबिलिटी ट्री। पॉसिबिलिटी ट्री, अभी देखो, ध्यान ध्यान देना इसके ऊपर सिर्फ। पॉसिबिलिटी ट्री मतलब क्या, ठीक है, कोई इवेंट हो रहा है, कोई इवेंट हो रहा है, ठीक है, अगर वो इवेंट हो रहा है तो उसका कोई ना कोई आउटकम आएगा, कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसका कोई ना कोई आउटकम आएगा, और ये जो भी आउटकम आएगा अगर ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है, तो इसको मैं क्या कहूँगा पता है, ठीक है, सीक्वेंस, सीक्वेंस्ड इवेंट्स। सीक्वेंस इवेंट्स मतलब इवेंट्स वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक आने वाले इवेंट्स। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस्ड इवेंट्स। ठीक, और ये जो इवेंट्स रहेंगे सीक्वेंस, और यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, इनका ऑर्डर, ऑर्डर इज़ इम्पॉर्टेंट। ऑर्डर, ऑर्डर अगर चेंज हो गया तो आप लोगों का सीक्वेंस इवेंट्स का मीनिंग ही बदल जाता है। ठीक है, ऑर्डर इज़ इम्पॉर्टेंट। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, जैसे कि कुछ इसमें कम्युनिटीज़ में शादी का एक तरीका होता है, जैसे कि पहली एंगेजमेंट होती है, फिर देन यू हैव, ये क्या चल रहा है मेरे मोबाइल में नहीं आएगा अभी, तो ये जो कुछ रिलीजियस चीज़ें होती है, जैसे कि एंगेजमेंट होना, फिर मेहंदी लगना, फिर हल्दी होना, और फिर देन सम कुछ भगवान का पूजा पाठ होता है, एंड देन एट द एंड की शादी होता है। ठीक है, अगर इसमें इवेंट के ऑर्डर चेंज कर दिए, पहले शादी, फिर मेहंदी, फिर हल्दी, फिर एंगेजमेंट, चलेगा? यस और नो? चलेगा या नहीं चलेगा? हाँ या ना? नहीं, बिकॉज उसमें वो मीनिंग ही है वैसे ना शादी का, पहले आप सजोगे और फिर लास्ट में शादी होगी, तो सजोगे मतलब पहले एंगेजमेंट होगी तो आप लोगों का बुकिंग हो जाता है, इन अदर वर्ड्स ना, फिर आप लोग बुकिंग होता है मतलब यू गेट कन्फर्मेशन कि हाँ नाउ वी आर गोइंग टू गेट मैरिड, दैट इज़ कॉल्ड एज एंगेजमेंट। सेकेंड थिंग, मेहंदी लगती है तो हाथ पैर सज जाते हैं, हल्दी लगती है तो पूरा बॉडी का प्यूरिफिकेशन होता है। ठीक है, और फिर बॉडी प्यूरीफाई होने के बाद देन यू बिकम शादी वाले पीपल। तो ये सब चीज़ें होती है, तो उसमें क्या होता है, सीक्वेंस होता है, अगर वो ऑर्डर चेंज हो गया मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सीक्वेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हम जो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट जो होता है, स्टार्ट होता है वो एक सिंगल पॉइंट से होता है। एक सिंगल पॉइंट मतलब एक सिंगल इवेंट से, सिंगल पॉइंट कहो या सिंगल इवेंट से कहो। ठीक है, एंड देन इट ग्रोज, फिर क्या होता है, वो ग्रो होते रहता है। इवेंट्स का जो सीक्वेंस है वो ग्रो होता है, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से 2 चीज़ें, फिर यहाँ से 3 चीज़ें, यहाँ से 3 चीज़ें, फिर इस हर एक चीज़ की 2 चीज़ें। ठीक है, फिर यहाँ पे भी 2 चीज़ें, एंड इट ग्रो ऑन। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज, ये जो मैंने ड्रॉ किया ना, ये इसको हम क्या कहते हैं, पॉसिबिलिटी ट्री। क्या क्या पॉसिबिलिटी होते हैं, तो इसका पॉसिबिलिटी ट्री का मतलब क्या, ऑल मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स, जितने भी आपके मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स हैं, ठीक है, उनको रिप्रेजेंट करने का काम कौन करता है, ये पॉसिबिलिटी ट्री करता है। ठीक है, तो यहाँ पे सीक्वेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल के ऊपर ध्यान देना। एक ही एग्जांपल लेता हूँ, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। क्वेश्चन, सपोज दैट देयर आर 2 कप्स, 2 कप्स हैं, ईच containing an equal number of yellow and green marbles, marbles मतलब छोटे छोटे कांच के जैसे पीसेस। you take 1 marble from 1 कप, आप एक कप में से एक मार्बल ले सकते हैं, एंड
then one marble from the other cup. Question is, sketch the probability ट्री. ठीक है, प्रोबेबिलिटी ट्री मतलब इनको क्या कहना है, पॉसिबिलिटी ट्री. प्रोबेबिलिटी ट्री या पॉसिबिलिटी ट्री. तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, प्रोबेबिलिटी ट्री का ही नाम क्या है, पॉसिबिलिटी ट्री. बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. ठीक. टू डिटरमाइन ऑल पॉसिबल आउटकम्स. ठीक. आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टार्ट करना है विद दी ऑल पॉसिबल आउटकम्स. ठीक. तो इसका प्रोबेबिलिटी ट्री कैसे करेंगे, पहले तो आप स्टार्ट करोगे. कैसे स्टार्ट करोगे, यू हैव टू कप्स. एक है आप लोगों के पास येलो, फिर दूसरा है आप लोगों के पास ग्रीन. ठीक. नाउ येलो से फिर यू हैव सम मार्बल्स जो आप लोगों के येलो कप के अंदर है, और फिर आप लोगों के, हाँ दूसरा क्या दिया है, यू कैन टेक वन मार्बल फ्रॉम वन कप एंड देन वन मार्बल फ्रॉम द अदर कप. ओके. तो आप लोगों के पास पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, आपने येलो कप से एक मार्बल लिया, दूसरा भी येलो कप से ले लिया सपोज. ठीक है. या फिर आप लोगों ने एक येलो कप से लिया, एक ग्रीन कप से लिया. नेक्स्ट आपने एक ग्रीन कप से लिया, एक येलो से लिया, एक ग्रीन से लिया, दूसरा भी ग्रीन से ले लिया. दिस आर द पॉसिबिलिटीज़. उन्होंने जो प्रोबेबिलिटी पूछा वो इसका है, वन फ्रॉम फर्स्ट कप, अनदर फ्रॉम सेकेंड कप. तो पहला अगर आपने येलो से लिया तो दूसरा ग्रीन से लेंगे, पहला ग्रीन से दिया तो दूसरा. तो ये दो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे. लेकिन आप लोगों को क्या ड्रॉ करना है, पॉसिबिलिटी. तो येलो में से दोनों निकलेंगे, ग्रीन में से दोनों निकलेंगे, एक येलो ग्रीन रहेगा, एक ग्रीन येलो रहेगा. दिस आर द पॉसिबिलिटीज़. हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज़ है वो ये है. ठीक है. तो दिस इज़ व्हाट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कि आप लोगों को पॉसिबिलिटी ट्री पूछा है तो पॉसिबिलिटी ट्री में वो भी इंक्लूड होगा जो नहीं पूछा गया है. यू टेक वन मार्बल फ्रॉम वन कप एंड देन वन मार्बल फ्रॉम दी अदर कप. ये आप लोगों को पूछा गया है, लेकिन आप लोगों को पूरा का पूरा कंसिडर करना होगा. पूरा का पूरा क्या करना पड़ेगा, कंसिडर करना होगा. ठीक है. सो नाउ लेट्स मूव. ये इसी को हम पॉसिबिलिटी ट्री कहते हैं. इससे ज़्यादा हमें कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. एक एग्जांपल है, अच्छा है. चलो उसको लेते थोड़ा सा, दैट इज़ रिलेटेड समवेयर टू अस. क्वेश्चन इज suppose that three officers, a president, treasurer and secretary must be chosen from four people. ठीक है. आप लोगों को तीन ऑफिसर्स हैं. ठीक है. अ प्रेसिडेंट, ट्रेजरर एंड सेक्रेटरी मस्ट बी चूजन फ्रॉम फोर पीपल. वो लोग कौन कौन है, अलाइस, बॉब, क्लाइव एंड डैन. However, Dan does not have the qualifications to be treasurer. अगर उसको अकाउंट रिलेटेड क्वालिफिकेशन नहीं तो ट्रेजरर बनने के काम का नहीं है. एंड नाइदर क्लाइव nor Bob have the time to act as president. उनके पास टाइम नहीं कि वो प्रेसिडेंट का काम करें. ठीक है. फिर बोला है डिटरमाइन द नंबर ऑफ पॉसिबल ways the officers can be chosen and decide
हु इज मोस्ट लाइकली टू बी प्रेसिडेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, चार लोग हैं, अलाइज, बॉब, क्लाइव एंड डैन। हावेवर डैन के पास, हमारे पास उसको क्वालिफिकेशन नहीं है ट्रेजर बनाने का, क्लाइव एंड बॉब के पास टाइम नहीं है प्रेसिडेंट बनने का। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका मेन क्वेश्चन है क्या है, आप लोगों को प्रेसिडेंट बनाना है किसी को, चूज़ अ प्रेसिडेंट। ठीक है, क्या करना है आप लोगों को, प्रेसिडेंट बनाना है। तो पहली बात, क्लाइव, ठीक है, डैन क्वालिफाइड नहीं ट्रेजर के लिए, इसका मतलब डैन प्रेसिडेंट बन सकता है, हाँ या ना। ठीक, डैन प्रेसिडेंट बन सकता है। नेक्स्ट, डैन के पास वो नहीं तो वो प्रेसिडेंट बनेगा। नेक्स्ट क्या बोला है, क्लाइव एंड बॉब, क्लाइव एंड बॉब टाइम नहीं तो दूसरा कौन प्रेसिडेंट बन सकता है, अलाइस, दूसरा कौन बन सकता है, अलाइस। ठीक है, ये हो गया। नाउ अभी आप लोगों को ट्रेजर निकालना है। ठीक है, सिलेक्ट ट्रेजरर, 3 ऑफिसर्स चाहिए ना, तो ट्रेजरर की चांसेस क्या है, तो ट्रेजर किस में से बन सकता है, डैन तो नहीं बन सकता, डैन कैन नॉट बिकम अ ट्रेजरर। ठीक, तो हमारे पास 3 ऑप्शन है, एक अलाइस, एक बॉब एंड एक क्लाइव। ठीक है, इन 3 में से कौन से 2 ऑप्शन हमारे पास हो सकते हैं, आप लोग मुझे बताइए। यहाँ पे भी सेम चीज़ रहेगी, सिलेक्ट ट्रेजरर। देखो, अगर डैन प्रेसिडेंट बन गया तो हमारे पास 3 ऑप्शंस है, कौन कौन, 1 2 3। अगर डैन प्रेसिडेंट बन गया तो अलाइस कैन बिकम ट्रेजरर, बॉब कैन बिकम अ ट्रेजर एंड क्लाइव कैन बिकम अ ट्रेजर। लेकिन अलाइस, अगर डैन प्रेसिडेंट बन गया तो, लेकिन अगर अलाइस प्रेसिडेंट बन गया तो इसमें से तो डैन चला जाएगा, तो बचेगा कौन, बॉब एंड क्लाइव। तो ट्रेजर कौन बनेगा, बॉब या फिर क्लाइव। समझा, इजी पार्ट। 4 लोग हैं, अलाइस, बॉब, क्लाइव, डैन, जिसमें से बॉब एंड क्लाइव को प्रेसिडेंट बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो अलाइस एंड डैन प्रेसिडेंट बन सकते हैं। अगर डैन प्रेसिडेंट बन गया, ठीक है, तो ट्रेजर निकालने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है, एक अलाइस है, एक बॉब एंड एक क्लाइव है। लेकिन अगर अलाइस प्रेसिडेंट बन गया तो डैन सॉरी हाँ, तो बॉब एंड क्लाइव, ठीक है, डैन इज़ नॉट क्वालिफाइड फॉर ट्रेजर, तो बचेगा कौन, बॉब एंड क्लाइव। तो इन दोनों में से कोई ट्रेजरर बनेगा। ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शन है। नाउ अगर 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 बॉब, अगर आप लोगों का बॉब अगर ट्रेजरर बनता है तो अपने पास 3rd ऑफिसर जो निकालना है वो कौन है, सेक्रेटरी। तो सेक्रेटरी को कैसे निकालेंगे हम लोग, सेक्रेटरी, अगर अलाइस प्रेसिडेंट है, बॉब बन जाता है आप लोगों का ट्रेजरर, तो सेक्रेटरी कैसे निकालेंगे, तो सेक्रेटरी निकालने पास अपने पास कितने ऑप्शंस रहेंगे, 2 ऑप्शंस रहेंगे, क्योंकि अलाइस आप लोगों का क्या है, प्रेसिडेंट, बॉब क्या है, ट्रेजरर। तो क्लाइव एंड डैन, ये हमारे पास 2 ऑप्शंस रहेंगे, क्लाइव एंड डैन। अगर क्लाइव अगर ट्रेजरर बनता है, क्लाइव अगर ट्रेजरर बनता है, अलाइस इज़ द प्रेसिडेंट, क्लाइव इज़ द ट्रेजरर, तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, बॉब एंड डैन। हमारे पास कितने ऑप्शन है, 2, बॉब एंड डैन। नाउ यहाँ पे डैन इज़ योर प्रेसिडेंट, अलाइस इज़ योर ट्रेजरर, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, किसके, सेक्रेटरी के, 2 ऑप्शन रहेंगे, सॉरी, यहाँ से सेक्रेटरी, 2 ऑप्शन रहेंगे, कौन कौन, बॉब एंड क्लाइव, बॉब एंड क्लाइव। अगर बॉब आप लोगों का ट्रेजरर बनता है तो सेक्रेटरी के 2 चांसेस कौन रह गए, अगर बॉब आपका ट्रेजरर है, डैन आप लोगों का प्रेसिडेंट है, तो अलाइस एंड क्लाइव, ये 2 ऑप्शंस है, अलाइस एंड क्लाइव। ठीक, वैसे अगर क्लाइव अगर आप लोगों का ट्रेजरर बनता है तो सेक्रेटरी कौन बन सकता है, क्लाइव आप लोगों का क्या है, ट्रेजरर है, डैन आपका प्रेसिडेंट है, तो अलाइस या बॉब, ये दोनों में से कोई एक क्या बनेगा, सेक्रेटरी बनेगा। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान देना, भी फिर से मैं बता रहा हूँ, आप लोगों को प्रेसिडेंट निकालना है, ट्रेजरर निकालना है, सेक्रेटरी निकालना है। 4 लोग हैं, अलाइस, बॉब, क्लाइव, डैन। डैन के पास क्वालिफिकेशन नहीं है कि वो क्या बने, ट्रेजरर बने। ठीक है, तो वो आप लोगों का प्रेसिडेंट भी बन सकता है और या फिर सेक्रेटरी भी बन सकता है। बॉब एंड क्लाइव के पास टाइम नहीं प्रेसिडेंट बनने के लिए। ठीक है, तो ये कंडीशंस है हमारे पास। आपको पता है कि अगर बॉब एंड क्लाइव के पास टाइम नहीं है तो अलाइस या डैन में से कोई तो भी प्रेसिडेंट बनेगा। ठीक है, नाउ
अगर डैन प्रेसिडेंट बनता है तो ट्रेजरर निकालने के लिए अपने पास 3 ऑप्शन है, अलाइस, बॉब एंड क्लाइव, क्योंकि तीनों के तीनों एलिजिबल है, उनके बारे में कुछ लिखा नहीं है तो तीनों भी एलिजिबल है। लेकिन अगर अलाइस प्रेसिडेंट बनता है तो हमारे पास सिर्फ ट्रेजरर के लिए 2 ऑप्शन है, बॉब एंड क्लाइव, क्योंकि डैन इज़ नॉट क्वालिफाइड। ठीक है नाउ, अभी हमें सेक्रेटरी चॉइस करना है। अलाइस प्रेसिडेंट है और उसमें से बॉब ट्रेजरर है, तो सेक्रेटरी के लिए 2 ऑप्शन है, एक है क्लाइव और एक है डैन। अगर क्लाइव आपका ट्रेजरर है तो आपके पास सेक्रेटरी के लिए 2 ऑप्शन है, बॉब और डैन। ठीक है, वैसे यहाँ पे अगर आपका डैन प्रेसिडेंट है, अलाइस इज़ द ट्रेजरर, तो जो 2 बचेंगे वो सेक्रेटरी के लिए। अगर डैन प्रेसिडेंट है, बॉब इज़ द ट्रेजरर, तो 2 बचेंगे वो आपके सेक्रेटरी के लिए। दिस गोज ऑन, तो दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज पॉसिबिलिटी ट्री। समझा तो यस, नहीं समझा तो नो। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोबेबिलिटी ट्री इज़ नथिंग बट पॉसिबिलिटी ट्री। नेक्स्ट, ये जो काउंटिंग होता है ये डिस्क्रीट वैल्यूज से रिलेटेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो स्टार्ट होता है इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट। नेक्स्ट, सीक्वेंस इज इम्पॉर्टेंट, ये सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एज पर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक, नाउ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज योर मल्टीप्लिकेशन रूल। अभी कोई मुझे बताएगा व्हाट इज़ मल्टीप्लिकेशन रूल? ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही है, गारंटी देता हूँ मैं इसकी। व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीप्लिकेशन रूल? जल्दी एग्जाम्पल तो सीधा एग्जाम्पल से बताऊँ, क्वेश्चन ले लो। द चेयर्स ऑफ एन ऑडिटोरियम आर टू बी labeled with an uppercase English letter, ठीक, followed by a positive integer not exceeding 100, 100 के ऊपर जाना चाहिए। What is the largest number of chairs that can be labeled differently? ठीक, अलग अलग कैसे हम चेयर्स का नाम रख सकते हैं। ठीक, तो आप मुझे बताइए कि इसको हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। जल्दी। चलो मैं बताता हूँ। आपके पास चेयर्स है, ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला, द चेयर्स ऑफ एन ऑडिटोरियम आर टू बी लेबल विथ एन अपर केस इंग्लिश लेटर फॉलोड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर। मतलब क्या, मैं चेयर्स को ABCDEFG ऐसे मैं Z तक नाम दे सकता हूँ। फॉलोड बाय द इंटीजर मतलब क्या, A1 B1 C1 D1 से लेके Z1 तक नाम दे सकता हूँ, बराबर। और ये जो इंटीजर है वो 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और हमें क्या पूछा, लार्जेस्ट नंबर ऑफ चेयर्स। ठीक है, तो A1 से लेके Z1 ये कितने हो जाएंगे मुझे बताइए, टोटल 26 हो जाएंगे। A2 से लेके Z2 ये भी कितने हो जाएंगे, 26 हो जाएंगे। नाउ ये 1 2 3 4 कब तक चलेगा, ये A100 आने तक चलेगा। B1 B2 B3 कब तक चलेगा,
ये B100 आने तक चलेगा, तो Z1 Z2 Z3 कब तक चलेगा, ये Z100 आने तक चलेगा। तो मुझे बताइए यहाँ पे भी कितने रहेंगे, 26। 26 कितनी बार आएगा, 1 2 3 4 5 100 कितने बार आएगा, 26 आएगा 100 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 2600। तो आप मैक्सिमम कितने चेयर्स लगा सकते हो, 2600 चेयर्स विथ मैक्सिमम, और इसको आप कहो लार्जेस्ट नंबर ऑफ चेयर्स विथ डिफरेंट लेबल। एक का भी लेबल सेम नहीं रहेगा, विथ डिफरेंट लेबल्स। समझा तो यस, नहीं समझा तो नो। और इसी को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल। मल्टीप्लिकेशन रूल, इसी को हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन रूल। ठीक, एग्जाम्पल के लिए एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। ठीक है, चलो तो एक और एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए लेता हूँ, अगेन इम्पोर्टेंट एज पर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट एग्जांपल, क्वेश्चन इज काउंटिंग नंबर ऑफ फंक्शंस। ठीक है, मतलब क्या, हाउ मैनी फंक्शंस आर देयर, कितने फंक्शंस है, फ्रॉम अ सेट विथ m elements to a set with n elements। ठीक है, कितने फंक्शंस आप बना सकते हैं एक सेट है, मतलब ये वाला पार्ट है जिसके पास m एलिमेंट्स है, एंड एक दूसरा पार्ट है जिसके पास n एलिमेंट्स है। ठीक, नंबर है m एन n। ठीक है, और यहाँ से यहाँ जो बनेगा वो फंक्शन रहेगा, तो ऐसे कितने फंक्शन बना सकते हैं। ठीक है, अभी एक चीज़ मुझे बताओ, अगर यहाँ पे 2 एलिमेंट्स है सपोज, ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 1 एंड 2, और यहाँ पे आपके पास है 3 एलिमेंट्स A B C। यहाँ से एक एलिमेंट एक जगह पे ही जा सकता है, ये आपको पता है। ठीक है, मैक्स टू मैक्स यहाँ से 2 एलिमेंट्स, मतलब ये वाला 1 2 A B C, 2 एलिमेंट्स एक जगह पे आ सकते हैं, ये भी हम लोगों को पता है। ठीक है, तो यहाँ पे इनको ये कहना है कि ऐसे जो फंक्शंस बनने वाले हैं, ये एक फंक्शन हुआ, ये दूसरा हुआ, और कुछ फंक्शंस रहेंगे, तो ऐसे कितने फंक्शंस रहेंगे। ठीक, तो सिंपल सी बात है, वेरी सिंपल सी बात है, हर एक m एलिमेंट हर एक n एलिमेंट से कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, तो इस m एलिमेंट के पास ऑप्शंस कितने अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ का मान लो फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, उसके पास कितने ऑप्शंस रहेंगे एरो बनाने के लिए, आप मुझे बताइए। अगर यहाँ पे दो एलिमेंट्स है, तो इसमें से एक एलिमेंट के पास कितने ऑप्शंस हो जाएंगे, 1 2 3। इसके पास कितने हो जाएंगे, 1 2 3। एम आई राइट और रॉन्ग। तो वैसे यहाँ पे फर्स्ट जो एलिमेंट रहेगा, इसका m एलिमेंट्स में से फर्स्ट एलिमेंट रहेगा, उसके पास कितने ऑप्शंस हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 n तक, तो उसके पास कितने ऑप्शंस हो जाएंगे, n। सेकेंड एलिमेंट रहेगा, उसके पास कितने ऑप्शंस हो जाएंगे, उसके पास भी n ऑप्शंस हो जाएंगे। ऐसे करते करते जो mth एलिमेंट रहेगा, फिर वो 100 रहे, 1000 रहे, कौन सा भी एलिमेंट रहे, उसके पास कितने ऑप्शंस हो जाएंगे, n ही ऑप्शंस हो जाएंगे। मतलब n कितनी बार आ रहा है, m टाइम्स आ रहा है, तो n इंटू n इंटू n एंड इट गोज ऑन। कब तक, जब तक ये n रेस टू m पावर बनता नहीं तब तक, और ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे n रिपीटेड हो रहा है, तो आप इसको m इंटू n नहीं लिख सकते हो। mth एलिमेंट के पास कितने ऑप्शंस है, n ऑप्शंस है। ठीक है, जैसे कि आप जब एडमिशन के लिए जाते हो 10th के बाद, ठीक है, 10th के बाद स्टूडेंट्स है 100 स्टूडेंट्स है, 1 से लेके 100। 10th के बाद आपके पास 3 ऑप्शंस देता हूँ, एक है साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। तो इसके पास कितने ऑप्शंस हो जाएंगे, 3।
दूसरे वाले के पास भी कितने रहेंगे 3, तीसरे वाले के पास भी कितने रहेंगे 3, 100th वाले के पास भी कितने रहेंगे 3। तो आप क्या लिखते हो 100 इंटू 3, इतना आंसर आता है? नहीं, हर एक के पास 3 ऑप्शन है, तो इसके पास भी 3, इसके पास भी 3, इसके पास भी 3, तो ये कितने टाइम्स चलेगा 100 टाइम्स चलेगा। वैसे ये n कितने टाइम्स चल रहा है, m टाइम्स चल रहा है, तो आप क्या लिखते हो इसको 3 इंटू 100 नहीं लिखते हो, 3 रेस टू 100, क्योंकि 3 m टाइम्स रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे n कितनी बार रिपीट हुआ है m टाइम्स, तो n रेस टू m। समझा तो यस, नहीं समझा तो दिस इज कॉल्ड एज काउंटिंग द फंक्शन। तो अगर आपको बोला जाए कि आपके पास 2 एलिमेंट्स है कोडोमेन में, ठीक है, ये कोडोमेन होता है, राइट। कोडोमेन मतलब कौन, लेफ्ट और राइट, इसको डोमेन कहते हैं या कोडोमेन कहते हैं, जल्दी बोलो। हाँ, लेफ्ट वाला इसको कहते हैं डोमेन, इसको क्या कहेंगे कोडोमेन। अगर आपके डोमेन में 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख रहा हूँ। डोमेन के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, डोमेन में 3 एलिमेंट्स हैं, एंड कोडोमेन में 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ फंक्शंस कितने आएंगे, नंबर ऑफ फंक्शंस क्या हो जाएंगे 4 रेस टू 3, ठीक है, n रेस टू m। तो n कहाँ पे था आपके कोडोमेन में, m कहाँ पे था आपके डोमेन में, तो n रेस टू m मतलब 4 रेस टू 3, और 4 का क्यूब कितना होता है 64। तो आपके कितने फंक्शंस बनेंगे 64। एग्जाम के लिए, एग्जाम आपका जो रहेगा उसके लिए इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये, ध्यान देना इसके लिए, ठीक, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल डू एडिशन rule, then subtraction rule, and then we have division rule, okay। so इतना हो जाएगा। then we have pigeon hole principle, very small kind of thing, we just need to understand the theorem। बाकी उसमें कुछ नहीं करना है, ना अपने को प्रूफ है ना कुछ है, बस theorem का स्टेटमेंट है, ठीक। नाउ उसका कुछ एप्लीकेशन रिलेटेड पार्ट है, एक एप्लीकेशन जो बताना है, फिर लास्ट में आप लोगों को कॉम्बिनेशन से रिलेटेड 1-2 चीज़ें मुझे बतानी है, ठीक। और ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। अगर होता है आधे घंटे में, ठीक, नहीं तो अदरवाइज 5-10 मिनट हम इधर उधर एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। चलो, तो अभी मुझे आप लोगों को बताना है व्हाट इज़ द एडिशन रूल, ठीक। तो जैसे आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन पढ़ा, वैसे देयर इज समथिंग कॉल्ड एडिशन रूल। अब ये जो एडिशन रूल होता है, इट इज़ रिलेटेड टू डिसजॉइंट सेट्स, याद रखना, ये किससे रिलेटेड है, डिसजॉइंट सेट्स है। तो इसमें कुछ नहीं होता, जस्ट सिंपल काउंट एंड ऐड, ये प्रिंसिपल यूज, काउंट एंड ऐड, ठीक है, काउंट करो ऐड करो, यही प्रिंसिपल इसके अंदर यूज़ होता है, ठीक। तो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के साथ ही बताता हूँ। हाउ मैनी डिफरेंट choices are there for this representative, दिस मतलब ये आगे बता रहा हूँ। इफ देर आर 37 members of the mathematics faculty and B3, ठीक, सॉरी 83 at 83 mathematics majors and is both a faculty member and a student, ठीक है। तो आप लोगों को एक रिप्रेजेंटेटिव निकालना है, ठीक है। आप लोगों को क्या निकालना है, एक रिप्रेजेंटेटिव, ठीक। वो कहाँ से आ सकता है, सबसे पहली चीज़, आप लोगों के पास 37 मेंबर्स हैं मैथमेटिक फैमिली के, ठीक। देन आपके पास 83 लोग हैं, ठीक है। कौन कौन लोग हैं ये 83 लोग, जो आपके मैथमेटिक्स मेजर है, मतलब जो सीनियर लोग कह सकते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करने के चांसेस कितने हो जाएंगे, इनका एडिशन, ये 37 में से एक आएगा या 83 में से एक आएगा, तो ऑप्शंस कितने हो जाएंगे, टोटल इतने हो जाएंगे ना, कितने हो जाएंगे 83 + 7 90 + 30 120। तो इसको हम कहते हैं एडिशन प्रिंसिपल, एडिशन
किरण राउत है ना। ओके स्टूडेंट, सो एडिशन प्रिंसिपल मतलब क्या, आप लोगों के पास कितने ऑप्शंस हैं, ठीक है। जैसे कि जब आप मान लो कि आप एक मॉल में गए, कहाँ पे गए, एक मॉल के अंदर गए, ठीक है। और मॉल में जाने के बाद आप लोगों को क्लोथ्स लेने हैं, क्या लेने, क्लोथ्स लेने हैं, ठीक है। तो क्लोथ्स लेने हैं, तो क्लोथ्स मतलब यू कैन हैव सो मेनी ऑप्शंस, ठीक। और वो क्लोथ्स लेने के लिए आपके पास अलग अलग शॉप्स है, ठीक है। जैसे कि रिलायंस का भी एक है क्लोथ्स रिलेटेड, बिग बाज़ार भी है, एंड यू हैव सम लाइक पेंटेलून एंड समथिंग, ठीक। और हर शॉप में आपके कनेक्टेड 50 क्लोथ्स है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, अगर आपको क्लोथ्स का एक लेना है तो कितने ऑप्शंस रहेंगे आपके पास, 50 रहेंगे, 50 × 50 रहेंगे, नहीं, क्या हो जाएगा, इनका एडिशन हो जाएगा। तो यू हैव 150 ऑप्शंस, आप कहीं से भी लो, लेकिन ऑप्शंस कितने रहेंगे, 150। जो कुछ लोगे आप कपड़े, एक शर्ट लेना है सपोज, तो रिलायंस में 50 शर्ट्स है आपके साइज़ के, बिग बाज़ार में भी 50 है, पेंटालून में भी 50 है। टोटल कितने हो जाएंगे आपके लिए, 150 में से कोई एक शर्ट आप लोगे। समझा तो यस, नहीं समझा तो नो। और इसी को हम कहते हैं एडिशन प्रिंसिपल। नेक्स्ट, सब्ट्रैक्शन रूल। कोई गेस कर सकता है व्हाट इज सब्ट्रैक्शन रूल? इसी को हम कहते हैं, नाम याद रखना, इसी का नाम होता है इंक्लूजन एक्सक्लूजन, इंक्लूजन एक्सक्लूजन रूल, ठीक है। इंक्लूजन एक्सक्लूजन रूल, जिसी को हम क्या कहते हैं, सब्ट्रैक्शन। कोई बता सकता है क्या हो सकता है, ठीक। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ, ठीक है। जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा, बस अपने को ये पूरा चैप्टर ऑलरेडी बेसिक से है, तो हमें इसको ज़्यादा डीपली जाके पढ़ना नहीं है, ठीक। बस अंडरस्टैंड करना है, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने अंडरलाइन करके रखी है, क्या क्या किसको क्या कहते हैं, ठीक। देखो, एक एग्जांपल देता हूँ। यू हैव अ सेट, यस, ठीक है, जिसके अंदर यू हैव 100 पीपल, यू हैव 100 पीपल, ठीक। यू हैव सेट सी, लाइक जो 40 लोग कॉफ़ी पीते हैं, कॉफ़ी पीने वाले लोग। यू हैव सेट टी, जहाँ पे यू हैव 30 पीपल, ठीक है, जो टी पीते हैं। यू हैव सेट एम, दैट इज़ मिक्सचर, 20 पीपल, ठीक है, जो लोग 20 पीपल जो लोग दोनों पीते, बोथ, ठीक। अभी मुझे चीज़ बताओ, ये बड़ा सेट है, इसमें 100 लोग हैं, मतलब क्या, P1 से लेके इसे P100 तक। इसमें 40 लोग कॉफ़ी पीते हैं, कितने लोग कॉफ़ी पीते हैं, 40, ठीक। कॉफ़ी पीते हैं 40 लोग। 30 लोग क्या पीते हैं, चाय पीते हैं, 30 लोग चाय पीते हैं, ठीक। एंड 20 लोग क्या पीते हैं, दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ लिखूँगा, ओनली कॉफ़ी वाले एंड ओनली टी वाले, मतलब ये सिर्फ चाय पियेंगे, नहीं तो सिर्फ कॉफ़ी पियेंगे, तो ये सेपरेट हो गए। और 20 लोग क्या पियेंगे, दोनों पियेंगे। अगर मुझे पूछा जाए हाउ मैनी पीपल ड्रिंक कॉफ़ी, कॉफ़ी कितने लोग पीते हैं, तो ये 40 + 20, 40 + 20, क्यों, ये कॉफ़ी भी पीते चाय पीते, लेकिन मुझे पूछा क्या है, सिर्फ कॉफ़ी नहीं, कॉफ़ी पीने वाले कितने, फिर वो सिर्फ कॉफ़ी वाले रहे या कॉफ़ी प्लस चाय वाले रहे, कितने हो जाएंगे मेरे लिए, 60। कितने हो जाएंगे मेरे लिए, 60 हो जाएंगे, ठीक है। अगर मुझे पूछा जाए हाउ मैनी पीपल, हाउ मैनी पीपल ड्रिंक टी, चाय कितने पीते हैं,
30 + 20 कितने हो जाएंगे 50। ठीक है, अभी यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, ये जो 40 + 30 70 और 20 कितने हो जाएंगे 90। ठीक है, ये सेपरेट सेपरेट है। अगर मुझे पूछा जाता, अभी मैं दूसरा डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, 60 लोग कॉफ़ी पीते हैं तो 60 मैं इधर लिखूंगा, 50 लोग चाय पीते हैं मैं इधर लिखूंगा। इधर कितने आएंगे ये मेरे को नहीं पता, इधर कितने आएंगे मेरे को पता नहीं, ये मेरे को पता नहीं, कैसे पता चलेगा? तो मुझे उसके लिए एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा। इफ़ 20 पीपल ड्रिंक बोथ टी एंड कॉफ़ी, तो यहाँ पे 20 आएगा। 60 कॉफ़ी पियेंगे, उसमें से 20 चला जाएगा तो इधर कितना आएगा 40 आएगा। तो इधर 50 में से 20 जाएंगे तो कितना आएगा टी वाले 30। तो ओनली कॉफ़ी कैसे आएगा 60 - 20, ओनली टी वाले कैसे आएंगे 50 - 20। और ये जो सब्ट्रैक्शन हो रहा है इसी को हम कहते हैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन। इंक्लूड कर सकते हो या एक्सक्लूड कर सकते हो, दोनों में से कोई भी एक चीज़ होगी, एंड दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज सब्ट्रैक्शन रूल। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, याद है आप लोगों को? कौन सा वाला? n ऑफ a यूनियन b इज इक्वल्स टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। मतलब क्या, मैंने ऐसा एक डायग्राम बनाया था, फिर इसमें था a, इसमें था b, और ये था आपका a इंटरसेक्शन b। तो जब n ऑफ a लिखते हो तो पूरा n ऑफ a आएगा, जब n ऑफ b लिखते हो तो पूरा n ऑफ b आएगा। तो मेरा n ऑफ a मतलब क्या होता है a प्लस a इंटरसेक्शन b। n ऑफ b मतलब क्या होता है b प्लस a इंटरसेक्शन b। सभी एलिमेंट्स आएंगे, ये सिर्फ a सिर्फ b है, बराबर। तो जब मैं इनको ऐड करूँगा तो ये क्या हो जाएगा n ऑफ a प्लस n ऑफ b इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस 2 टाइम्स ऑफ a इंटरसेक्शन पे। लेकिन जब हम a यूनियन b लेते हैं तो हर एक चीज़ एक बार आनी चाहिए, दो बार नहीं आनी चाहिए। तो इसको मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं, एक n ऑफ a यूनियन b को क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट, इसी को हम कहते हैं सब्ट्रैक्शन रूल। ठीक है, अगर कोई चीज़ एक्स्ट्रा आती है तो उसको एक्स्ट्रा आती है, ठीक है, या फिर रिपीट होती है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वर्ड्स में, इफ इन काउंटिंग something repeats by any mean, then we subtract it later on to have proper and accurate काउंटिंग। प्रॉपर एंड एक्यूरेट काउंटिंग के लिए हम उसको क्या करते हैं, लास्ट में सब्ट्रैक्ट करते हैं, वही ये चीज़ है। ठीक, समझा तो यस, नहीं समझा तो नो। ठीक, तो अभी मुझे कुछ चीज़ आपको पहले बतानी होगी, उसके बाद, क्योंकि फिर इसके इमीडिएटली बाद पिजन होल प्रिंसिपल है, उसका एक एप्लीकेशन है, और इमीडिएटली कॉम्बिनेशन अपने को स्टार्ट करना है। ठीक है, तो वो बताने के बाद, हाँ डिवीजन रूल भी है, लेकिन उसको बताने के पहले मुझे एक चीज़ बतानी पड़ेगी, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, समथिंग कॉल्ड एज फैक्टोरियल। ये जो फैक्टोरियल है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन रूल, इट इज़ अ पार्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन रूल। ठीक है, और ये जो मल्टीप्लिकेशन रूल है, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन रूल, ठीक है, फ़िलहाल तो यही अपने काम का है, बट मल्टीप्लिकेशन प्लस एडिशन रूल होता है, इनको साथ में प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहते हैं, ये वर्ड याद रखना। फैक्टोरियल मतलब क्या? अगर मैं आपको बोल दूँ 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल मतलब क्या पता है? 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, तो ये हो जाएगा आपका 120। उल्टा वो नंबर से लेके उल्टा 1 तक जाना है। अगर बोल दूँ 6 फैक्टोरियल क्या होगा, तो 6 5 4 3 2 1, तो ये हो जाएगा आपका 720। 1 फैक्टोरियल इज़ 1, 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 इज़ 2, 3 फैक्टोरियल 3 2 1 दैट इज़ 6, 4 फैक्टोरियल 4 3 2 1 दैट इज़ 24। ठीक है, अभी देखो
54321, मैं इसको 5 × 4 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ। क्यों 4 फैक्टोरियल लिखा, मतलब ऑलरेडी 4321 उसके अंदर इंक्लूडेड है। 4321 को मैं 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। तो 5 × 4 फैक्टर, जहाँ पे रुकूंगा वहाँ पे फैक्टोरियल नोटेशन डाल देने का। अगर कोई मुझे पूछे 10 फैक्टोरियल, तो मैं 10 9 8 8 पे रुक गया। मतलब क्या, 8 फैक्टोरियल मतलब ऑलरेडी 8 7 6 5 4 3 2 1 इंक्लूडेड है, तो 8 पे रुक गया। नहीं चाहिए आपको आगे जाके रुकना है, तो 10 9 8 7 6 फैक्टोरियल, आंसर तो सेम ही आएगा। ठीक है सर, 9 पे नहीं रुक सकते, रुक सकते हो, 10 फैक्टोरियल तो खुद है। ठीक ना, वेरी इंपॉर्टेंट, 0 फैक्टोरियल इज ऑलवेज 1, 0 फैक्टोरियल इज ऑलवेज 1, 1 फैक्टोरियल इज ऑल्सो 1, 0 फैक्टोरियल इज ऑलवेज 1। ठीक है, याद रखना। तो अभी मैं डिवीजन रूल का मतलब क्या समझाता हूँ। ठीक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिवीजन रूल। कोई भी काम को अगर आप लोग 10 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हो, कोई भी काम को अगर आप लोग 10 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हो, तो उसको हम कहते हैं डिवीजन रूल। मैं यहाँ पे अच्छे से लिख रहा हूँ, डिवीजन रूल। ठीक, सबसे पहले यू हैव सम सेट, ठीक है, फाइनाइट सेट। ठीक, उसको नाम दे देते ए। ये सेट बनता कहाँ से, इट इज यूनियन। यूनियन मतलब सबका कॉम्बिनेशन ऑफ एन डिसजॉइंट सेट्स। ऐसे आप लोगों के पास एन सेट्स है, डिसजॉइंट मतलब उनमें कोई कॉमन नहीं है, तो ऐसे एन सेट्स का यूनियन है। कौन है आपका, ए। ठीक, तो ये जो ए सेट जो है, ठीक है, उसको मैंने अगर कुछ वैल्यू डी से डिवाइड किया तो मुझे एन सेट्स मिलेंगे, एंड यही आप लोगों का डिवीजन रूल है। वो सिंपल है यार, सिंपल है। देखो मैं एग्जांपल देता हूँ। वी हैव 200 पीपल, ठीक, एंड 4 काम करने हैं, 4 वर्क इज देयर। क्या क्या काम है वो बता देता हूँ। एक जैसे कि आप लोगों का फाइल बनाना है, ठीक है, तो फाइल बनाना है, एक काम करो, पेज बनाना है, पेज। ठीक है, तो काम क्या रहेगा, पेज को डेकोरेट करना, वर्क इज़ डेकोरेट द पेज, डेकोरेट पेज। ठीक, तो सबसे पहले एक पेज लाने का काम करेगा, पेज, ब्रिंग पेज। दूसरा लाइंस खींचेगा, लाइंस मार्किंग। ठीक है, तीसरा राइटिंग का काम करेगा, एंड चौथा डिज़ाइनिंग का काम करेगा। ठीक है, 200 लोग हैं, ये 4 अलग अलग काम है। तो ये डिवीजन रूल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड का काम करता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। अनफेयर मीन्स नहीं चलेगा, चलना यार इसमें क्या 2 लोग इधर डाल देंगे, ऐसा नहीं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये जो काम होगा वो 200 डिवाइड बाय कितने में जाएगा, 4, तो 50। ठीक है, तो आप लोगों के पास एक काम करने के लिए कितने लोग मिलेंगे, 50 लोग मिलेंगे। ठीक है, और ये जो हर एक जो रहेगा एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन नहीं होने के कारण क्या बन जाएगा, डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, तो कितने सेट्स मिलेंगे, ऐसे 4। कितने सेट्स मिलेंगे आपको, 4। ठीक है, तो इन्होंने वही कर दिया। एन कब कैसे मिलेगा, ठीक है, तो 200 डिवाइड बाय 50 करो तो आपको 4, तो 4 चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो इसी को हम डिवीजन रूल कहते हैं। सबसे सिंपलेस्ट लैंग्वेज में मैंने समझाया। तो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है। एम आई राइट और रॉन्ग, बोला था या नहीं बोला था? बस इसको थोड़ा मैथमेटिकल टर्म्स में लिख दिया। तो ये जो मैं वर्ड्स लिख रहा हूँ ना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, फाइनाइट सेट, ये फार्मूलाज, दिस आर इम्पॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज योर पिजन होल प्रिंसिपल। अभी देखना कितना 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 मतलब कॉमन थिंग है, लेकिन जिस साइंटिस्ट ने इसको ढूंढा कितना बड़ा लॉजिक कहाँ पे यूज़ किया होगा। वर्ड इज़ वेरी बिग, पिजन होल प्रिंसिपल। ठीक है, अभी मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आपके पास 10 बुक्स हैं, कितने बुक्स हैं, 10। ठीक, एंड आपके पास 9 कंपार्टमेंट्स है, और कंडीशन है 1 कंपार्टमेंट 1 बुक। ठीक है, एक कंपार्टमेंट में एक बुक, बट ऑल
books to be arranged. One compartment, at least one book, but all compartments, all books to be arranged. हर बुक को आपको वहाँ पे अरेंज करना है, ठीक है। तो आपके पास कंपार्टमेंट कितने हैं? 9, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बुक्स कितने? 10। तो B1 से लेके B10 तक आपके बुक्स है, ठीक। मैंने यहाँ पे बुक्स अरेंज किए B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9। एक बुक बचेगा, ठीक है। एक बुक अगर बचेगा तो वो कहीं ना कहीं अरेंज करना होगा। तो मान लो मैंने B5 के साथ B10 को रख दिया, ठीक है। तो यही आपका पिजन होल प्रिंसिपल है, यही आपका पिजन होल प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल क्या कहता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इफ़ K इज पॉजिटिव इंटीजर, ऑब्वियसली काउंटिंग पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ ही होता है, पॉजिटिव इंटीजर, एंड K+1। अभी ये K पॉजिटिव इंटीजर मतलब आपका 9 कंपार्टमेंट्स, K+1 आपका ये 10 बुक्स, ठीक है। K+1 और मोर, अगर 10 या 10 से ज़्यादा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड इनटू के बॉक्सेस। मैंने यहाँ पे कंपार्टमेंट लिखा, इन्होंने क्या लिखा? बॉक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसके बाद क्या बोल रहा है वो, उसके बाद वाला लाइन लिख क्या है, ये एग्जाम्पल है। इफ़ K इज़ पॉजिटिव इंटीजर एंड K+1 और मोर ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड इनटू K बॉक्सेस, मतलब 10 बुक्स को 9 जगह पे रखना है या 11 बुक्स को 9 जगह पे रखना है। तो देखो, देन देयर इज एट लीस्ट one box containing 2 or more objects, 2 or more objects, ठीक है। तो वहाँ पे एटलीस्ट एक बॉक्स ऐसा रहेगा जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा रहेंगे। जैसे कि अभी 9 कंपार्टमेंट थे, 10 बुक्स थे, 9 जगह पे 9 बुक रख दिए, एक बचेगा तो उसमें मैंने कहाँ पे रखा? B5 B10, ठीक है। तो एटलीस्ट एक बॉक्स जो रहेगा उसमें 2 या 2 से ज़्यादा रहेगा। अभी ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ है, बहुत कॉमन सी चीज़ है, ठीक है। मैं लोकल ट्रेन का एग्जांपल देता हूँ, चलो लोकल ट्रेन का, ठीक। लोकल ट्रेन का एक बोगी है या एक कोच मतलब डब्बा, ठीक है। एक कोच में 84 लोगों को बैठना अलाउड है, 84 कैन सीट, ठीक। और एक जो लाइन होता है ना, ऐसा वाला एंड ऐसा वाला, ठीक है, ऐसा हम वो बड़ा वाला नहीं कंसिडर करेंगे, सिर्फ ऐसे लाइंस कंसिडर करेंगे। यहाँ पे मुंह ऐसा, यहाँ पे मुंह ऐसा, इसमें 3 लोग बैठ सकते हैं, ठीक है। तो जो पूरा कोच है इसी से बना हुआ है, सब जगह पे 3-3 का जगह है, ठीक है। नाउ मुझे एक बताओ, 84 कैन सिट हियर, राइट। हर जगह पे कितने लोग बैठ सकते हैं? 3-3। ऐसे आपके पास 25 ये है, कितने हैं? 25 सीट्स है, 25 ले लो या फिर 24 ले लो, 24 ले लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ये 12 है, दूसरे साइड पे 12 रहेंगे, ठीक। तो हर एक पे 3 बैठेंगे, तो 3 3 3 3, तो कितने हो जाएंगे? 3 3 3 ज़ा 4, ये 4 3 ज़ा 12 12 12 12 12 12 12 12 6 ज़ा 72 लोग बैठे हैं। अभी बचे कितने? 84। तो 72 और 84 में गैप कितने का हो जाएगा आप लोगों का? 8 और 4 12 लोगों का, ठीक है। तो 12 लोगों का गैप हो जाएगा। तो मुझे बताओ, कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा ना हर लाइन में, कहीं ना कहीं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐड हो गए, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6, तो कहीं ना कहीं एक ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। जो आप एक्स्ट्रा सीट करके बैठते हो ना, 3 है, थोड़ा सा रखना, मेरे को बैठने देना, वो वाली सिचुएशन। और वो जो आप करते हो उसी को आप पिजन होल प्रिंसिपल कहते हैं, उसे क्या आप क्या कहते हो? पिजन होल प्रिंसिपल। तो ये जिस साइंटिस्ट ने ढूंढा था ना, उसने क्या किया था पता है? 20 पिजन्स थे उसके पास, एक पिंजरे के अंदर 20 पिजन्स थे, ठीक। और वो उस पिंजरे को जो होल्स थे, ठीक है, जिससे
पिजन्स आ सकते हैं या जा सकते हैं। ऐसे उसके पास 19 पिजन होल थे। कितने थे? पिजन होल्स। ठीक है, तो ये 20 पिजन्स हर एक होल से एक जा सकता है। 1 होल 1 पिजन जा सकता था। तो फिर वहाँ पे एक होल ऐसा था जिसमें से 2 पिजन गए होंगे, क्योंकि अगर 19 होल्स थे तो उन 19 पिजन्स चले गए, लेकिन एक होल ऐसा मिलेगा जिसमें से एक ऑलरेडी गया, दूसरा उसके बाद में वहाँ से गया होगा। और यही से स्टार्ट हुआ आपका पिजन होल प्रिंसिपल। ठीक है, जो आप लोग ट्रेन में यूज़ करते हो। ठीक है, जो आप कहाँ पे करते हो? ट्रेन में यूज़ करते हो। ठीक, अभी यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे आपके पास k+1 और मोर एलिमेंट्स हैं। ठीक, और अगर आप इसका फंक्शन बना रहे हो, क्या बना रहे हो? फंक्शन। किसके साथ? k एलिमेंट्स के साथ। ठीक, तो ये फंक्शन हमेशा 1 to 1 रहेगा। हमेशा कैसा रहेगा? 1 to 1 रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिस फंक्शन इज ऑलवेज 1 to 1। अंडरस्टूड? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक, नाउ ओके, दैट्स इट। इसमें ज़्यादा मतलब ज़्यादा डीपली कोई ये पार्ट इसमें वो है नहीं। ठीक, तो कभी कभी यू, ये अभी जैसे जनरलाइज हुआ, कभी कभी यू सिलेक्ट द थिंग्स एंड यू प्लेस। ठीक है, वो भी एक कंडीशन है। जैसे कि ये बुक्स वाला मैंने एग्जांपल बताया। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों का एलिगेंट एप्लीकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एलिगेंट एप्लीकेशन। ठीक है, एलिगेंट एप्लीकेशन का मतलब क्या? ठीक, एलिगेंट एप्लीकेशन किसका? एप्लीकेशन ऑफ पिजन होल प्रिंसिपल, PHP। ठीक है, तो एलिगेंट का मतलब क्या? सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट्स एंड प्लेस। सिलेक्ट करो एंड प्लेस करो। ठीक है, तो ये एलिगेंट है। और अदरवाइज ये नॉर्मली क्या है? पिजन होल प्रिंसिपल ही है। ठीक, चलो अब एक एग्जांपल मुझे लेना है। वो एग्जांपल है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। व्हाट इज, बस अभी ये एग्जांपल के बाद पिजन होल इज डन। 10 बज चुका है, कॉम्बिनेशन वाला पार्ट बचेगा। आज तो मैं एक्स्ट्रा लेक्चर नहीं ले पाऊंगा क्योंकि पूरा दिन मैं ऑक्यूपाइड हूँ। आपके लेक्चर के बाद 10-20 को मुझे इसका लेक्चर है, BMS का लेक्चर है। फिर 11 से लेके 1 बजे तक BCom का लेक्चर है। ठीक है, फिर उसके बाद मुझे 1 से लेके 2 आप लोगों के सीनियर से SY BSc का लेक्चर है। एंड उसके बाद 2 से लेके 5 बजे तक वो DLLE जो है उसका ट्रेनिंग है। ठीक, तो वेरी ऑक्यूपाइड। और इतना ऑक्यूपाई होने के बाद इवनिंग को आई डोंट थिंक कि मेरे से लेक्चर लेने को होगा। ठीक है, मेरे से हो भी जाए लेकिन फिर वो एनर्जी नहीं बचेगा जिस तरीके से हम पढ़ रहे हैं। ठीक, तो ये एक एग्जांपल लेने के बाद हम फुल स्टॉप लगाएंगे। कल जो भी लेक्चर हो, कल एक्स्ट्रा लेक्चर रहेगा, दैट्स फॉर श्योर। कल एक्स्ट्रा लेक्चर रहेगा, दैट्स फॉर श्योर, क्योंकि इसका कॉम्बिनेशन वाला पार्ट ख़त्म करके आई विल स्टार्ट ग्राफ्स एंड ट्रीज। एंड हो सके तो कल ही ग्राफ्स एंड ट्रीज ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन आई एम टेलिंग यू बी रेडी फॉर एक्स्ट्रा लेक्चर टुमारो। नाउ आई एम गिविंग यू वन एग्जाम्पल। लुक एट दिस एग्जाम्पल। व्हाट इज द minimum number of students required in a discrete mathematics class to be sure that at least 6 will receive the same grade. 6 will receive the same grade if there are first possible grade A, B, C, D and F। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक, तो मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट चाहिए। मैक्सिमम तो देर इज़ नो लिमिट, बट मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे चाहिए जिनको एटलीस्ट 6 लोग ऐसे होने चाहिए जिनको
को ग्रेड सेम मिलेगा। और पॉसिबल ग्रेड्स क्या दिए हैं उन्होंने, ABCD&F लिखे। तो अभी मुझे एक चीज़ बताओ, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? आप मुझे एक चीज़ बताओ, कैसे आप इसको सॉल्व करोगे? हाउ विल यू सॉल्व दिस? जल्दी। बोलो। देखो, पहली चीज़, आप लोगों के पास ग्रेड कौन कौन से हैं? ABCDF, ऐसे कितने ग्रेड्स है? 5। ठीक है, सो ग्रेड्स क्या है? ग्रेड्स कितने हैं? 5। ठीक है, अगर मैं इस 5 को कोई भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करता हूँ, दैट इज़ K से, तो ये क्या हो जाएगा? 5K हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये जो भी नंबर आएगा, दे ऑल हैव रिसीव्ड सेम ग्रेड्स। सेम ग्रेड्स मतलब अगर मान लो ये मैं K की जगह पे 4 यूज़ करता हूँ, 5 × 4 दैट इज़ 20, तो यहाँ पे 20 में, ठीक है, 2-2 लोगों के पेयर्स ऐसे रहेंगे, सॉरी 4-4 लोगों के पेयर्स ऐसे रहेंगे, 4 पीपल। ठीक है, 4 लोगों का ऐसे रहेंगे, तो पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, पर्सन 4, ठीक है, एंड पर्सन 5। ठीक है, तो ये जो 4-5 लोग रहेंगे, इनको ABCDF मिला है। ठीक है, फिर आएगा पर्सन 6, पर्सन 7, पर्सन 8, पर्सन 9, पर्सन 10, तो इसको भी क्या मिलेगा? ABCD&F। फिर पर्सन 11, 12, 13, 14, 15, इनको भी क्या मिलेगा? ABCDF। फिर नेक्स्ट पर्सन 16, 17, 18, 19 एंड 20, तो इनको भी क्या मिलेगा? ABCDF। तो 4 लोग ऐसे हैं जिनको सेम ग्रेड मिला है। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने क्या बोला है? डिस्क्रीट क्लास टू बी श्योर दैट एटलीस्ट 6 विल रिसीव द सेम ग्रेड। तो 6 लोगों को सेम चाहिए, तो मुझे यहाँ पे 4 नहीं, मुझे यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से। क्यों? देखो, हाँ ध्यान देना, 5 से क्यों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? देखो, P21, P22, P23, P24, P25, देखो इसको भी ABCDF, तो ये हो जाएंगे 5 लोग जिनको क्या मिला है? सेम ग्रेड, 5 पीपल सेम ग्रेड। और इनको क्या चाहिए? एटलीस्ट 6 विल रिसीव। एटलीस्ट 6 मतलब ये 5 लोगों के बाद और एक पर्सन मुझे ऐड करना पड़ेगा, 1 पर्सन 1 पीपल। ठीक है, ये 5 पीपल के कितने ग्रुप है? 4 ग्रुप्स है, सॉरी 5 लोगों के 5 ग्रुप्स बनेंगे। कितने ग्रुप बनेंगे? 5 ग्रुप्स बनेंगे, तो 5 × 5 ये 5 ग्रुप्स हो जाएगा, इट इज़ 25। तो एक पर्सन मुझे ऐसा चाहिए जिसको डिफरेंट ग्रेड होगा, डिफरेंट ग्रेड। तो यहाँ पे क्या लिखा है? एटलीस्ट 6, तो यहाँ पे P25 तक आया ना मैं, तो यहाँ पे P26 लेता हूँ जिसको E ग्रेड मिला। तो ये 6 लोग ऐसे हैं
जिनके पास क्या है, डिफरेंट ग्रेड्स है। एटलीस्ट 6 विल रिसीव द सेम, सॉरी सेम चाहिए ना अपने को, तो मान लो ये 26 को मैंने क्या दे दिया, ए ग्रेड दे दिया, ठीक है। तो इसको डिफरेंट नहीं करेंगे, इसको क्या कर देंगे, सेम ग्रेड वाला एक पर्सन ऐड करना पड़ेगा। तो 5 + 1, तो एक ग्रुप ऐसा रहेगा जिसके पास क्या रहेंगे, 6 अलग अलग 6 ग्रेड्स रहेंगे, जहाँ पे 6 लोगों को सेम ग्रेड रहेंगे। कौन से 6 लोग, P1, P6, P11, P16, P21, P26, ठीक है। मैं फिर से समझा रहा हूँ, मेरे पास 5 ग्रेड्स है, ठीक है। 5 ग्रेड्स है, 5 ग्रेड्स अगर मैं दे रहा हूँ तो लाइन में P1 से लेके P5 को A से F दे दिया, P6 से P10 को A से F दे दिया, P11 से P15 को A से F दे दिया, P16 टू P20 को मैंने A से F दे दिया, नाउ P21 से P25 को मैंने A से F दे दिया। तो ये 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5 लोगों को सेम ग्रेड है, लेकिन इनको क्या चाहिए, एटलीस्ट 6, कम से कम 6 लोग ऐसे चाहिए जिनको सेम ग्रेड चाहिए। तो मैंने एक P26 ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये ग्रेडिंग कैसी रहेगी, पहले को ए मिला तो 5वें तक क्या जाना चाहिए, ABCDF, तो ये 5 का ग्रुप ही बनेगा, ये 5 का ग्रुप बनेगा। लेकिन यहाँ पे जैसे ही P26 को ए देता हूँ, आगे जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं एटलीस्ट 6 के पास आके रुक गया। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 5 × 5 + 1 दैट इज़ 25 + 1, ठीक है। तो 25 + 1 दैट इज़ 26। तो कम से कम 26 लोग ऐसे रहेंगे जिनमें 6 लोगों को सेम ग्रेड रहेगा, 6 लोगों को क्या रहेगा, सेम ग्रेड रहेगा, ठीक। तो समझा हो।